जय हिंद एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे अपने इस बुक क्रोनोलॉजी का सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लासिकल थिंकर से। दोस्तों पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लासिकल थिंकर में हमारे सबसे पहले आते हैं कार्ल मार्क्स। दोस्तों इस वीडियो में हम बुक के क्रोनोलॉजी के बारे में याद करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इस समय जितने भी हमारे देखेंगे यूजीसी नेट सोशियोलॉजी में दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है क्रोनोलॉजी के बेसिस पे। तो हम आज बात करेंगे कार्ल मार्क्स पे। तो पहले उसके क्रोनोलॉजी जानने के पहले कुछ बेसिक पॉइंट जो कि हमें जानना जरूरी है। दोस्तों हम इस शॉर्ट वीडियो में हम ज़्यादा डिटेल नहीं जानेंगे, केवल बेसिक और बुक के क्रोनोलॉजी के बारे में हम जानेंगे। तो पहले हमारे जो है कार्ल मार्क्स, इनका हमको पहले डेट ऑफ बर्थ पता होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ क्या है दोस्तों? 1818 से लेके 1883 तक इनका जो लाइफ ड्यूरेशन था ये था। तो टोटल आप कह सकते हैं कि लगभग ये 60 साल के करीब ये कहते हैं इनका जिंदगी रहा। दोस्तों हमको एक बात हमेशा स्ट्राइक बाद में करना चाहिए कि कार्ल मार्क्स कहाँ के हैं? जर्मन फिलोसोफर हैं दोस्तों। ये आपको रिमेंबर करना होगा, क्योंकि कार्ल मार्क्स ये हमारे एक ऐसे थिंकर हैं जो हमारे स्टार्ट कोई भी, जैसे हमारा एक हम कह सकते हैं सोशियोलॉजी का बेसिस ही स्टार्ट होता है हमारे क्लासिकल थिंकर से, और कहीं ना कहीं हमारा जो स्टार्ट हुआ है वो जर्मनी से हुआ है। तो ये एक जर्मन फिलोसोफर है, हमें दोस्तों ये भी याद रखना है। उसके साथ साथ हमें ये भी याद रखना है कि इनका जो एक कॉन्सेप्ट है साइंटिफिक सोशलिज्म का, वो इनके क्या है, को फाउंडर है दोस्तों। जो हमारा कॉन्सेप्ट है साइंटिफिक सोशलिज्म, आपने सुना होगा अगर कहीं भी क्वेश्चन में आए साइंटिफिक सोशलिज्म के बारे में, तो ये पॉइंट आपको याद करना है कि फ्रेडरिक एंगल्स के साथ साथ को फाउंडर हमारे कार्ल मार्क्स भी रहे हैं साइंटिफिक सोशलिज्म में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हमको याद क्या करना है थिंकर्स में, कि किसके द्वारा ये इन्फ्लुएंस थे। तो इन्फ्लुएंस ये हमारे हीगल के साथ थे, फ्यूअरबॉक के साथ थे, और कुछ ब्रिटिश इकोनॉमिक्स जैसे हमारे स्मिथ हो गए और हमारे रिकार्डो हो गए, इनके साथ इनका इन्फ्लुएंस था। हीगल से हमारा जो आता है डायलेक्टिक्स वाला कॉन्सेप्ट आता है इनका, प्लस उसके साथ साथ जो हमारा फ्यूअरबॉक आता है मेटेरियलिस्टिक वाला कॉन्सेप्ट आता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इनके बुक की क्रोनोलॉजी, जो आपको याद रखना है दोस्तों। तो सबसे पहला इनका जो पीएचडी का डिजर्टेशन था, कई सारे स्टूडेंट होंगे दोस्तों जिसे नहीं पता होगा कि व्हाट इज द पीएचडी डॉक्टरल डिजर्टेशन ऑफ द कार्ल मार्क्स। तो दोस्तों आपको ये पॉइंट याद करने हैं क्या, कि जो भी हमारा पीएचडी का कार्ल मार्क्स का था 1841 में, पीएचडी का डॉक्टरल डिजर्टेशन आता है हमारा द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिकन एंड जो हमारे यूरोपियन जो हमारे फिलोसफी ऑफ नेचर है, उन दोनों में हमारा क्या डिफरेंस था दोस्तों। तो ये बताते हैं, ये दोस्तों हमारा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, ये हमारा यूरोपियन फिलोसफी ऑफ नेचर है 1841 में। फिर इसके बाद ये अपना बुक लिखते हैं द क्रिटिक ऑफ हीगल फिलोसफी ऑफ द राइट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कि ये अधिकतर बुक में क्वेश्चन में पूछता है कि बताइए कि जो क्रिटिक ऑफ हीगल फिलोसफी ऑफ राइट कौन लिखा है। तो ये हमारे कार्ल मार्क्स है। तो कार्ल मार्क्स ने इसी बुक में दोस्तों हमारा जो हीगल का डायलेक्टिक का कॉन्सेप्ट लिया था और उसी को क्या किया था, क्रिटिसाइज भी किया था। अब उसके बाद हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक हमारा बुक आता है 1844 में, जो कि इकोनॉमिक एंड फिलोसफी मैन्युस्क्रिप्ट था। ये बुक लिखा गया था 1844 में, लेकिन पब्लिश ये दोस्तों दूसरे ईयर में होता है। यहीं से ये कॉन्सेप्ट एलियनेशन का लेते हैं, जो बताते हैं कि एलियनेशन कैसे फ्रॉम द प्रोडक्ट, फ्रॉम द वर्कर, फ्रॉम द ह्यूमन बीइंग एंड फ्रॉम द अदर ह्यूमन बीइंग, कैसे ये सेपरेट रहता है। एलियनेशन का टाइप्स बताए थे। फिर उसके बाद आता है थीसिस ऑन फ्यूअरबाख में, जो उनका कॉन्सेप्ट है वो 1845 में आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी हमारा। प्लस उसके साथ साथ हमारा जो 1844 वाला, ये दोनों पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। फिर उसके बाद हम कह सकते हैं जैसे इनका ये इसमें क्या था, एक ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव था। ह्यूमैनिटेरियन फेज मतलब क्या कह सकते हैं, ये अपने आप को डेवलप कर रहे थे कि एक इंसान कैसे चीज़ों को कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से कैसे सोचता है। इस समय कार्ल मार्क्स इसके बारे में विचार कर रहे थे। तो दोस्तों आपको याद रखना है क्या, 1841 से इनका पीएचडी डिजर्टेशन आया।
पीएचडी डिजर्टेशन जो इनका था, डॉक्टरल डिजर्टेशन, वो था डिफरेंसेस बिटवीन डेमोक्रेटिकन एंड यूरोपियन फिलोसफी ऑफ नेचर का था दोस्तों। फिर उसके बाद वो इन्फ्लुएंस होते हैं हीगल से, तो हीगल से वो उन्हें क्या करता है, उनको पढ़ता है, जानता है, समझता है, फिर उन्हीं को वो क्या करता है, क्रिटिसाइज करता है। फिर उसके बाद उनका एक बुक आता है दोस्तों, वो जो कि बुक लिखा गया था 1844 में, लेकिन पब्लिश हुआ था हमारा दूसरे ईयर में, जो कि आगे हम देखेंगे। तो इनका एक बुक था इकोनॉमिक एंड फिलोसफी ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, जिसमें वो एलियनेशन का कॉन्सेप्ट बताते हैं। फिर उसके बाद उनका एक और बुक आता है थीसिस ऑन द फ्यूअरबाख, जो कि 1845 में आता है दोस्तों। फिर उसके बाद हम इनके दूसरे बुक के बारे में अब हम बात करेंगे, जो कि इनके ही दोस्त हैं, जो काफ़ी रिच थे, फेडरिक एंजल्स, जो उनके साथ इन्होंने कंप्लीट किया है। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट दोस्तों, 1845 में देखिए दो बुक, पहला तो वो जो अपने खुद को डेवलप कर रहे थे, उनका था थीसिस ऑन फ्यूअरबाख। फिर उसके बाद उनका कलेक्टिव वर्क में 1845 में ही बुक आता है, इंपॉर्टेंट बुक होता है द हॉली फैमिली। फिर उसके बाद इनका 1846 में बुक आता है द जर्मन आइडियोलॉजी, जिसमें वो डिस्कस करते हैं किसके बारे में, हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म के बारे में डिस्कस किए हैं 1846 में। फिर उसके बाद उनका जो डिस्कशन है 1848 में, वो बात करते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट इनका बुक है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो कि 1848 में आया है, जो कि एंजल के साथ ये कंबाइन करके चीज़ों को अपने क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसके बाद इनका बुक आता है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल राइटिंग के बारे में, जो कि देखिए यहाँ पे हमने देखा पहले क्या, ह्यूमैनिटेरियन फेज में, फिर उसके बाद उन्होंने लिखा था बुक एंगल के साथ जो कंबाइन करके, फिर उसके बाद पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल जो हमारे राइटिंग के बारे में, यहाँ पे उनका बिल्डअप स्टार्ट होता है हमारे पॉलिटिकल एस्पेक्ट से, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से। तो 1850 में दोस्तों इनका सबसे इम्पोर्टेंट बुक आता है, जहाँ पे वो कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज बेहद हद पे करते हैं, क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस। फिर उसके बाद उनका 2 साल बुक बाद आता है बुक द 18th ब्रूमायर ऑफ द लुइस बोनापार्ट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी हमारा PYQ है, आप कह सकते हैं। फिर उसके बाद 1853 में इनका बुक आता है द ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए, कार्ल मार्क्स जो कि इंडिया के बारे में भी कोई बुक लिखता है, तो आप कहेंगे हाँ, 1853 में उन्होंने द ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के बारे में उन्होंने लिखा है, जाना है, समझा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है इंडिया पे, ये पूछ सकता है, अभी तक पूछा नहीं है दोस्तों। फिर उसके बाद 1857 से 1858 में इन्होंने बात किया है ग्रुंड राइजेस के बारे में। फिर उसके बाद इनका बुक आता है 1859 में, जो हमारा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी, हाँ, 1859 में इनका बुक आता है द कंट्रीब्यूशन टू क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, ये आप इसे याद, इसमें देखिए हमको क्या करना है कि वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल फेज उनका डेवलप हो रहा है कब से, जब वो क्या करते हैं, अपने जो एंजल्स के वर्क के बाद जो इनका माइंड सेट होता है काफ़ी डेवलप हो जाता है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल राइटिंग करते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद इनका हम कह सकते हैं इनका मेजर वर्क आप अब रिमेंबर कर सकते हैं, जो कि मैच्योर वर्क आप इसे कहते हैं। मैच्योर वर्क कैसे, जब कार्ल मार्क्स देखिए पहले क्या किया, अपने आप को ह्यूमैनिटेरियन, अपने आप को समझा, फिर उसके बाद एंजल्स के साथ उन्होंने वर्क किया, फिर कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट पे उन्होंने बात किया था। फिर इसके वजह से क्या हुआ, कहीं ना कहीं इनके जो वर्क है काफ़ी मैच्योर होने लगे। जब काफ़ी वर्क इनके जब मैच्योर होने लगे, तो इन्होंने क्या किया, चीज़ों को क्रिटिसाइज किया कि कैसे जो कैपिटलिज्म है वो कैसे सिस्टम को समझ रहा है, कैसे वो एक कहीं ना कहीं क्लासेस क्रिएट कर रहा है। तो इसके बाद उनका कहीं ना कहीं जो वर्क आता है वो मैच्योर वर्क आता है दोस्तों। जो भी चीज़ें वो करते हैं काफ़ी एक फ्यूचरिस्टिक पर्पज से करते हैं, काफ़ी दूर तक सोचते हैं। उसमें इनका बुक आता है 1867 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है कैपिटल, जो कि वॉल्यूम 1 पहली बार इन्होंने 1867 में पब्लिश किया था। और यहाँ पे कैपिटलिस्ट के बारे में बताया था कि कैसे चीज़ों को प्रोडक्ट कैपिटलिस्ट प्रोड्यूस करते हैं।
फिर उसके बाद उनका लेटर पॉलिटिकल जो टेक्स्ट था वो रहा पहला हमारा 1871 में, द सिविल वॉर ऑन द फ्रांस इन द फ्रांस आप भी कह सकते हैं, वो भी बुक लिखा। फिर 18, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेहद हद तक। 1875 में इन्होंने क्रिटिकल ऑफ द गोथा प्रोग्राम, एक यहाँ पे गोथा प्रोग्राम होता था, उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया था। सोचिए जिसके बारे में इन्होंने पढ़ते थे उसे वो क्रिटिसाइज करते थे। फ्यूयरबाख को पढ़ा, उनके बारे में थीसिस लिख डाला। हिगल्स को पढ़ा, उनको वहां से फिलोसफी लेके फिर उन्हीं को क्रिटिसाइज कर दिया, वहां पे उन्होंने बुक लिख दिया। सोचिए इनका ह्यूमैनिटेरियन फेस ही काफी हमें जब इतना रोमांचिक लगता है, इतना इंटरेस्टिंग लगता है, देन हाउ दे आर द एक्चुअल पीपल्स आर। कभी कभी कहा जाता है दोस्तों ना, कार्ल मार्क्स है ना, उनके जब वो शादीशुदा कर शादी हो गया था, उस वो लाइब्रेरी में रहता था, उनके बच्चे भूख से मर रहे रहते थे, तब भी वो लाइब्रेरी, सोचिए वो बुक पढ़ रहा होता है वो बंदा। मतलब उसका माइंडसेट उस बंदे का कितना मतलब हाई लेवल है, वी कैन नॉट इमेजिन। फिर उसके बाद उनका पोस्टमसली मतलब उनके मरणोपरांत के बाद कई सारे वर्क पब्लिश हुए, जैसे जो कैपिटल उनका सबसे इंपॉर्टेंट बुक था, वो उन्होंने वहाँ पे रिप्रेजेंट किया था, प्रोडक्शन ऑफ द कैपिटलिस्ट। उसके कई सारे वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम आप कह सकते हैं बनाए थे। पोस्टमसली पब्लिश होता है कैपिटल वॉल्यूम 2 एंड 1894 में कैपिटल वॉल्यूम 3। फिर उनका एक आता है 1905 से 1910 में थीसिस ऑफ द सरप्लस। फिर उसके बाद 1932 में उनका आता है ये जो हमारा 1932 में, वो हमारा कॉन्सेप्ट पहले भी आ चुका है 1844 में, ये बुक लिख चुके हैं, लेकिन पहली बार जो पब्लिश हुआ था 1932 में, सबसे लास्ट में आप कह सकते हैं बुक ये पब्लिश हुआ था, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1854। यहाँ पे लिखा भी है दोस्तों कि 1844 का जो उन्होंने बुक लिखा था पहली बार पब्लिश हुआ था, उनके पोस्टमसली पब्लिश हुआ था 1932 में। तो देखिए एक चीज आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो हमारे कैपिटल वाले बुक हैं उन्होंने 3 वॉल्यूम में लिखा था। तो पहला वॉल्यूम जो उन्होंने लिखा था हमारा, अब दूसरा वॉल्यूम, फिर उसके बाद तीसरा वॉल्यूम। पहला वॉल्यूम आप बताइए कब पब्लिश किए थे? 1867 में। तो हमारा पहला वॉल्यूम 1867, दूसरा वॉल्यूम 1885 में लिखा था, फिर तीसरा वॉल्यूम 1894 में। तो ये आपको याद रखना है क्या, कि इन्होंने कब कब कैपिटल का वॉल्यूम पब्लिश किया था। और इसमें से आप इसको ये भी याद रखना है कि ये जो लास्ट वाले 2nd और 3rd वॉल्यूम है, ये हमारे कब पब्लिश हुए थे? पोस्टमसली पब्लिश हुए थे, जब वो एक्सपायर कर गए थे तब वो पब्लिश हुआ था। प्लस उसके बाद क्या याद रखना है, इनका एक कॉन्सेप्ट आता है सरप्लस का। जो सरप्लस वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट है वो भी हमारा 3 वॉल्यूम है उसका। और तीनों वॉल्यूम क्या होता है हमारा, ये तीनों वॉल्यूम है वो हमारा पब्लिश होता है, पोस्टमसली पब्लिश होता है। और इसका डेट होता है हमारा 1905 से 10 तक। और इसका हमारा टाइम पीरियड आप याद किए कि 1867 से लेके हमारा 1894 तक। तो ये हमें पॉइंट याद करने हैं। अब इनके हम देखिए एक समरी के टाइम बात कर सकते हैं कि अर्ली लेवल पे क्या कर रहे थे वो। अर्ली लेवल पे कहीं ना कहीं उनका अर्ली लेवल कैसा था, कॉन्सेप्ट ह्यूमैनिज्म, अपने अपने आप को डेवलप कर रहे थे। जहाँ पे उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था एलियनेशन का, एलियनेशन बताया था, प्रोडक्ट ऑफ द लेबर, प्रोसेस ऑफ द लेबर, एंड उसके बाद कैसे एलियनेशन ह्यूमन एसेंस से वो डेवलप होते हैं, अपने खुद से कैसे वो एलियनेट होते हैं, फिर कैसे ह्यूमन बींग दूसरे ह्यूमन बींग से वो एलियनेट होते हैं। फिर मिडिल एज में हमने देखा उनका काफ़ी जो पर्सपेक्टिव था पॉलिटिकल और इकोनॉमिकली हमारा डेवलप हो गया था। वहाँ पे वो बात करते हैं हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म पे, जहाँ पे वो सभी चीज़ को पहले ही क्रिटिसाइज कर चुके हैं। हमारे हीगल हो गए, फ्यूयरबाख हो गए, वहाँ से कॉन्सेप्ट लिया, लेकिन उनको भी उन्होंने क्या किया, क्रिटिसाइज कर दिया दोस्तों। फिर उसके बाद लेटर वर्क में इनके हम देखते हैं कैपिटलिज्म के बारे में बात करते हैं, जो इनका बुक था कैपिटल। प्लस इन्होंने सरप्लस वैल्यू में भी हमारे 3 वॉल्यूम दिए थे दोस्तों। प्लस पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हम देखें कि 1932 में इनका एक सबसे लास्ट में जो वर्क पब्लिश होता है, जो कि कहाँ का था, 1844 का इनका ये वर्क रहा था। तो ये दोस्तों हमारा क्या था, एक हमारा कह सकते हैं बुक के क्रोनोलॉजी को कैसे हम समझते हैं, वो एक टाइप का सीरीज हम यहाँ पे चलाएंगे कि कैसे जो हमारा थिंकर है ना, 26 थिंकर्स
2600 थिंकर का दोस्तों हम डेली यहाँ पे लिस्ट बनाएंगे, डेली इसी तरीके से कि कैसे जो उनका ह्यूमैनिज्म वाला, जैसे हमने देखा कार्ल मार्क्स का, कैसे उनका एक पूरा स्ट्रक्चर अपने दिमाग में बैठाएंगे, बुक को याद रखेंगे। दोस्तों इनके बुक को आप काफ़ी इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हम डेली इस 15 मिनट में इस सीरीज को हम ख़त्म करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।